अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज जहां पाकिस्तान को कई बहरानों, कई आजमाइशों और मुश्किलात का सामना है, हर तरफ मायूसी के बादल हैं, नौजवान तेजी से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वहीं अरशद नदीम ने वो कर दिखाया है जिसने मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की शमा रोशन कर दी है। वही अरशद नदीम जिसके पास कुछ अरसे पहले तक एक आलमी लेवल का जेवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे, उसी अरशद ने कल जेवलिन मुकाबलों में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करके वो कर दिखाया है जो 75 साल तारीख में आज तक ना कोई पाकिस्तानी कर सका है, ना जेवलिन ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में कोई दूसरा एथलीट कर सका है। ये वो अरशद नदीम है जो कुछ सालों पहले तक गुमनाम था, कोई ये तक नहीं जानता था कि जेवलिन थ्रो कहते किसे हैं, मगर आज ये अरशद नदीम हर पाकिस्तान की जबान पर है। अरशद हर पाकिस्तान का हीरो है और हर पाकिस्तानी का फख्र है। ओलंपिक्स के जेवलिन मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करने वाले अरशद की कहानी शेयर डिटर्मिनेशन, मुकम्मल फोकस और अंत तक मेहनत की कहानी है। ये एक ऐसे वन मैन आर्मी की कहानी है जिसकी कामयाबी का क्रेडिट देने वाले तो बहुत होंगे, मगर इस पूरे सफर में अरशद को नाकाफी सहूलियात, खेलों के बोसीदा निजाम और हुकूमतों की अदम तवज्जो का सामना करना पड़ा, मगर अरशद ने तमाम रुकावटों को अबूर किया और कल पेरिस में 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड नॉर्वे के एक एथलीट के पास था जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 90.57 मीटर की थ्रो की थी। 27 साल अरशद नदीम ने इस थ्रो के साथ पाकिस्तान को 32 साल बाद कोई ओलंपिक मेडल जितवाया है, जबकि 40 साल बाद यह पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल है। अहम बात यह कि आज तक पाकिस्तान ओलंपिक्स में 11 मेडल्स जीत चुका है, मगर यह पहला मौका है कि जब किसी पाकिस्तानी एथलीट ने ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया हो, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान 3 बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीत चुका है, जबकि इनफरादी गेम्स में पाकिस्तान ने इससे पहले सिर्फ रेसलिंग में 2 इनफरादी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। अरशद नदीम का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसमें सियासी, समाजी और खेल समेत जिंदगी के हर शोबों से अरशद को मुबारकबाद का पैगाम दिया जा रहा है। आज कौमी असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी मंजूर की गई। इस कामयाबी पर अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि वो कल 95 मीटर की थ्रो भी कर सकते थे। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, वापस आके यौम आज़ादी कौम के साथ मनाएंगे। के पीछे बहुत मेहनत है। मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, और उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है मुझे, और हमने पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग की है सख्त गर्मी में। मैंने 88 प्लस थ्रो जो की है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे भी बेहतर हो सकती थी, मे बी वो 95 मीटर भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस थ्रो पे इज्जत देनी थी वो पहली थ्रो, दूसरी, सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। तो मैं इंशाल्लाह ये समझता हूँ कि जैसे कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम मेरे लिए दुआएं करती रहती, इस दफ़ा बहुत दुआएं हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। इंशाल्लाह मैं वापस आ रहा हूँ और 14 अगस्त का महीना है और अल्लाह ताला ने मुझे आप सबकी दुआओं से मेडल से नवाजा है, गोल्ड मेडल से। तो इंशाल्लाह जैसे वापस आता हूँ तो इंशाल्लाह सारे मिलकर जो ना 14 अगस्त इंशाल्लाह। अहम बात यह कि कल अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो में ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना लिया था और कल ही वो अपना ये रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब भी आ गए थे, क्योंकि अरशद की 90.79 मीटर की आखिरी थ्रो भी गेम की दूसरी बड़ी थ्रो थी। जबकि इस गेम में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो करके कांसी का तमगा हासिल किया। दिलचस्प बात यह कि कल के मुकाबले से पहले अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा 7 आलमी मुकाबलों में आमने सामने आ चुके हैं और इन तमाम मुकाबलों में नीरज चोपड़ा अरशद पर हावी रहे, मगर आज तक नीरज चोपड़ा ने कैरियर में 90 मीटर की हद पार नहीं की है। इसलिए अरशद को अपनी दूसरी थ्रो में नीरज पर नफसियाती हासिल हो चुकी थी, जिसका नीरज ने अपने इंटरव्यू में खुद जिक्र भी किया। मगर जहां अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान ग्राउंड पर राइवलरी है और बेहतरीन राइवलरी है, वहीं दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती भी है। और इस मुकाबले के बाद दोनों एथलीट्स की वालदा ने जिन जज्बात का इजहार किया वो पाक भारत की मीडिया पर इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। अरशद की वालदा नीरज को अरशद का भाई समझती हैं, तो नीरज की वालदा गोल्ड मेडल ना जीतने पर भी खुश हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अरशद नदीम भी उनके बेटे जैसा है और ये वो जज्बात हैं जिसने सबके दिल जीत लिए। मगर जहां एक तरफ पाकिस्तान में जश्न का समा है और अरशद नदीम को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, वहीं अरशद नदीम के मुश्किल सफर का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से अरशद को इस मकाम तक पहुंचने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ा। इस सफर का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हुकूमतें, ओलंपिक्स एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी गलतियों से सीखें और नौजवान एथलीट्स को वो सब ना देखना पड़े जो अरशद नदीम को देखना पड़ा है, क्योंकि आज तो दुनिया को अरशद नदीम के हाथ में गोल्ड मेडल नजर आ रहा है, मगर कुछ ही दिनों पहले तक अरशद नदीम के हाथों में एक आलमी लेवल की जेवलिन तक नहीं थी।
बीबीसी उर्दू ने रवां साल 6 मार्च को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अरशद नदीम के पास मौजूदा इकलौती जेवलिन भी खराब हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब उनके हरीफ नीरज चोपड़ा के लिए हुकूमत ने टोक्यो ओलंपिक से पहले 177 जेवलिन खरीदी है। बीबीसी उर्दू से बात करते हुए अरशद नदीम ने इन मुश्किलात की तस्दीक करते हुए बताया था कि इस जेवलिन की कीमत 7 से 8 लाख रुपए के करीब है, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। अरशद नदीम के मुताबिक उनके पास एक ही बैनुल अक़वामी मेयार की जेवलिन है जो इस वक्त खराब हालत में है। जिसके बाद अरशद नदीम ने पेरिस जाने से कुछ रोज पहले एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने सफर में आने वाली मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताया था कि वो कुछ हफ्ते पहले जनूबी अफ्रीका से नई जेवलिन खरीद कर आए हैं। यानी पेरिस ओलंपिक से सिर्फ कुछ माह पहले ही अरशद को बैनुल अक़वामी मेयार की जेवलिन मिली थी। अरशद नदीम तो कई सालों तक आलमी मेयार की जेवलिन, वेट लिफ्टिंग फैसिलिटी और एक मखसूस एथलेटिक्स ग्राउंड ना होने का शिकवा करते रहे, जबकि इस दौरान नीरज चोपड़ा हुकूमती खर्चे पर फिनलैंड, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक ट्रेनिंग के लिए जाते रहे। भारतीय स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक 2021 के ओलंपिक से पहले तकरीबन 1.25 साल के लिए नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग पर हुकूमत ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी हर किस्म की सहूलियात नीरज चोपड़ा के साथ थी, मगर अरशद नदीम आज तक सहूलियात की अपील कर रहे हैं। अरशद नदीम ने अपने करियर का आगाज कैसे किया, इसकी भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर मौजूद अरशद नदीम ने एक इंतहाई गरीब घराने में परवरिश पाई। उनके वालिद एक रिटायर्ड ठेकेदार और घर के वाहिद कफील थे, और अरशद नदीम के बड़े भाई शाहिद अजीम का कहना है कि घर वालों को सिर्फ साल में एक बार कुर्बानी की ईद पर गोश्त मयसर होता था, और जिस दिन घर में दाल या सब्जी के अलावा कुछ बनता था वो खुशकिस्मत दिन हुआ करता था। इसी गुर्बत और पसमानदगी के दौरान अरशद नदीम के एक भाई ने पुलिस और दूसरे भाई ने फौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इन दोनों भाइयों ने अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो का खेल जारी रखने पर कायल किया। इनके भाई ने अल जजीरा को बताया कि अरशद शर्मीला है और वो खेलना चाहता था, लेकिन उसका इजहार नहीं कर सकता था, इसलिए हमने उसे कहा कि पैसे की फिक्र ना करे, क्योंकि हम दोनों भाई घर का खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद नदीम ने बताया कि मैंने लोगों को कहते सुना कि मैं 100 मीटर थ्रो कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना एम्बिशियस नहीं होना चाहता। मैंने 90 मीटर क्रॉस किया है और अब कोशिश करूंगा कि 92 मीटर क्रॉस करूं। और इस तारीखी कामयाबी पर अरशद नदीम को इनामात से नवाजा जा रहा है। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ और पंजाब हुकूमत ने 10 करोड़ की इनामी रकम का ऐलान किया है, मगर जरूरत यह है कि अरशद नदीम से एथलीट ग्राउंड बनाने का वादा पूरा किया जाए, ताकि जो मुश्किलात अरशद नदीम ने देखी हैं वो दूसरों को ना देखनी पड़े। आज इस प्रोग्राम में अरशद नदीम के अहले खाना हमारे साथ होंगे, उनके साबिक कोच फयाज बुखारी और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के सरबरा अभी हमारे साथ होंगे राना मशहूद साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अरशद नदीम के भाई शौकत से और उनकी वालदा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, जो कारनामा अंजाम दिया है अरशद नदीम ने, पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को उन पर फख्र है। शौकत, आप बताइएगा सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं कल से जब हमने देखा कि 92.97 की थ्रो उन्होंने की, गोल्ड मेडल जीता, और न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई हमें, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हुई है। अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है, अल्लाह ने फतेह दी है, और माशाल्लाह ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, अल्लाह ने इसको फल भी दिया है, और ऐसे इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीतते रहेंगे, और ऐसे ही इंशाल्लाह ये थ्रो करते रहेंगे जम थ्रो इंशाल्लाह। शौकत, ज़रा कल बताइएगा जब ये मुकाबला शुरू हुआ और हम देख रहे थे टेलीविजन पे पेरिस में जो ये मुकाबला जारी था, तो उस वक्त क्या तासुरात थे? घबराहट थी, परेशानी थी, नर्वस थे, या लग रहा था कि आज गोल्ड मेडल लेकर आएगा अरशद? बिल्कुल, घबराहट भी बड़ी थी, परेशानी बड़ी थी, अल्लाह से दुआ कर रहे थे, बार बार दुआ कर रहे थे, बच्चों से भी करा रहे थे, और बड़े छोटे सब दुआ कर रहे थे, और हमारा चाचू जीतेगा और इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीतेगा, और पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करता रहेगा। हमें भी घबराहट तो हो रही थी बहुत, और अल्लाह ताला ने बड़ी करनवाजी की है, और बच्चे ने जैसे मेहनत की है अरशद नदीम ने, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है, और बहुत बहुत खुशी हुई हमें। और ये यकीन था कि 92.9% की थ्रो करेगा अरशद? जी बिल्कुल, जी बहुत ही उम्मीद बहुत थी, अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद थी। जी, मैं चाहूँगा अरशद की वालदा से भी बात करें। बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने इस पूरे मुल्क का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। कैसा महसूस कर रही हैं बतौर वालदा आप इस वक्त? खैर मुबारक बेटा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुबारक होवे, और मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए, और मैं अपने बेटे के लिए अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की, और मेरे बेटे ने मेडल जीता, और उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कल ज़रा बताइएगा, जब मुकाबला हो रहा था
तो उस वक्त क्या गहमा गहमी थी, किसके साथ बैठ के मुकाबला आपने देखा? कल तो बहुत रश सा ਅਸੀਂ भी कुरान खानी भी कराई और खैरात भी की और बहुत दुनिया इकट्ठी हुई सी और बहुत हमने इंतज़ाम किया है था अपने बेटे के लिए। तो मैं तो अपने बेटे के लिए नफल पढ़ रही थी और तस्बीह कर रही थी, दुआएं मांग रही थी और मेरे बेटे को अल्लाह ताला कामयाब कर दे। और मैं पूरे मुल्क को अपील कर रही थी और पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान में बेटे के लिए दुआएं मांगे और मेरा बेटा पाकिस्तान का मेडल जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन किए। और ये बताइएगा, देखें हर माँ का ख्वाब होता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, नाम बनाए फैमिली के लिए, लेकिन क्या आपको ये उम्मीद थी जब अरशद छोटा था और खेल पर उसकी तवज्जो इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन ये पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा दुनिया भर में? माँ को दिल में बहुत ख्वाहिश होती है और माँ को फ़ख्र भी होता है अपने बेटे के लिए जी। और भी इंशाल्लाह ताला भी मेरी दुआएं मेरे बेटे के साथ है और किसकी दुआएं माँ की बेटे के साथ हो और वो बेटा इंशाल्लाह ताला वो माँ की दिल की ख्वाहिश पूरी करता है। तो वो मेरे बेटे ने भी मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी की और मेरे बेटे से मैंने बहुत फ़ख्र सी भी मेरा बेटा मेडल जीतेगा, मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। और कितनी मेहनत की आपने, तो बचपन से पाला है, देखा है उसको, कितनी मेहनत की अरशद ने यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेरे बेटे ने माशाल्लाह भी बहुत बचपन से कदों का भी खेलता सी ना, उसने बहुत मेहनत की अपनी गेम से, बहुत मेहनत करता उसी और उसने उसकी मेहनत का अल्लाह ताला ने सिला दिया और वो माशाल्लाह कामयाब हुआ और उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और बचपन में जब वो खेल कूद में इतनी तवज्जो थी तो आप नाराज तो नहीं होती थी उस पे, गुस्सा तो नहीं होती थी कि हर वक्त खेलना खेलना, खेल पे मेहनत करना? जाहिर सी बात है जब इंसान खेल पे इतनी मेहनत कर रहा होता है बच्चा, तो पे पढ़ाई पे कम जो है तवज्जो होती है, तो उससे बुरा तो नहीं लगता था उस वक्त आपको? नहीं मेरा बेटा भी वो पढ़ता था, खेलता था। अभी पहले तो माँ बाप डांटते थे और कब का मेरा बेटा भी ये गेम खेलता था और मैनू बहुत खुशी होती थी मेरा बेटा खेले, इसको भी डांटू ना, ये परेशान ना होवे और कोई गेम में इसकी परेशानी ना आवे, तो कोई नहीं उसको डांट पैती थी। तो माशाल्लाह मेरे बेटे ने अपनी बहुत मेहनत की और मेहनत के अल्लाह ताला ने फल दिया और उसने कामयाब हुआ और मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शौकत, जरा कल बताइएगा, क्योंकि हम पूरा पाकिस्तान टेलीविजन पे देख रहा था, लेकिन वहां मियां चुन्नू में क्या उस वक्त तासुरात थे और क्या समा क्या था उस वक्त? सबने, पूरे मोहल्ले ने साथ देखा मुकाबला? जी, पूरा मोहल्ला हमारे घर पे था माशाल्लाह, बहुत और बड़ी मज़ा आई हुई थी, उसमें एलसीडी लगाई थी और पूरा मोहल्ला, पूरा गांव माशाल्लाह देखने वाला था, खुशियाँ मना रहा था और बहुत नमाज़ पढ़ के और मस्जिद में मौलवी को बुलाया, सबको दुआ करवाई, अल्लाह ताला ने करनवाजी की। और शौकत, ज़रा बताइएगा, क्योंकि अरशद की स्टोरी हम सब ने सुनी है, उसका ताल्लुक कोई अमीर घराने से नहीं था। वो अभी भी कह रहा है कि जो जैवलिन जो इस्तेमाल करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, ओलंपिक्स के तरह के टूर्नामेंट्स में, वो उसके पास नहीं थी, वो बांस से खेलता था। तो जब बचपन में वो मेहनत कर रहा होता था, यकीन था आप भाइयों को, आप घर वालों को कि इतना बड़ा काम कर जाएगा अरशद? नहीं जी नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं था। 1, 2, 3 क्लास में थे, ये थोड़ी सी छोटी सी लकड़ी थी, लेके जाते थे और स्कूल की छुट्टी होती थी, बैग वगैरह वहीं रखते थे और वहाँ पे खेलते थे और लड़कों को साथ लेते और 10-12 लड़के होते थे, साथ साथ खेलते थे और इसी में बस अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और हमारे यहाँ क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा खेल में मशगूल हो जाते हैं तो फिर उनको डांट भी पड़ती है, नहीं पढ़ाई पे तवज्जो करो, क्योंकि लोगों को एक मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा होता शायद खेल में। और चले क्रिकेट खेल रहे होते तो फिर भी नजर आता है, इस तरह के स्पोर्ट्स जहाँ पे एथलेटिक्स हो, जैवलिन थ्रो हो, शॉट पुट हो, इस पे शायद इतने माँ बाप या भाई बहन इतना इंकरेज नहीं करते, लेकिन घर से उसको इजाज़त थी, जो खेल रहा था उस पर उसको इजाज़त भी मिली, सपोर्ट भी किया आप लोगों ने? बस वो अपना उनका शौक़ था, बस खेलने का भी, मैं ये खेलूँगा और बाकी तो ये अल्लाह ताला ने करनवाजी की है। देखिए छोटे घर का था, बिल्कुल गरीब घर का था। हमारे बाप अभी भी मजदूरी करते हैं, मिस्त्री हैं, मकान शकान बनाते हैं। अल्लाह ताला ने बाप को भी सेहत दी माशाल्लाह, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके सारे भाइयों को पढ़ाया लिखाया और अल्लाह ताला ने इस मोहरत में पहुँच गए हैं। बिल्कुल गरीब लोग हैं।
मैंने उनके वालिद साहब के बारे में पढ़ा जरूर है, मैंने जब से उन्होंने मेडल लिया है उनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा। कहाँ हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? सर वो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं सर। 2-3 दफ़ा मीडिया आए, वो उनसे अच्छा। चली है, इंटरव्यू चला है, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और शौकत, ये बात दुरुस्त है क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि उनके वालिद साहब ने कहा, क्योंकि सुना है कि अरशद क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था और बॉलिंग बहुत अच्छी करता था। कुछ लोग कहते हैं कि शायद अगर बॉलिंग में आगे जाता तो पता नहीं शोएब अख्तर ना बन जाता, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि क्रिकेट के बजाय ऐसा खेल खेलो जहां इनफरादी तौर पे तुम जो है कामयाब हो सको। ये क्या कहानी है? जी, जी, इसी तरह ही है। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह ही, इसी तरह ही। और कौन कौन से खेल खेले थे? सर ज़्यादा यही शौक रखते थे इसी खेल में। अच्छा अच्छा, शौकत आप हमारे साथ रहें, वालदा साहबा भी हमारे साथ ही रहेंगी। उनके साबिक कोच फयाज बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 2015 में पहली मरतबा आपकी शायद मुलाकात हुई अरशद से और कल उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। पहले तो ये बताइए, जब आप भी देख रहे थे, ये उम्मीद तो थी कि वो मेडल लेकर आएगा, लेकिन गोल्ड लेकर आएगा और ओलंपिक रिकॉर्ड बना देगा, क्या ये तवक्को थी आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो जी, सबको मुबारक हो, उसके घर वालों को, पूरे पाकिस्तान को, आप सबको मुबारक हो। बात यह है जी कि कल जब उसकी मेरी आपस में बात हुई है बिफोर द कंपटीशन, कोई आप कह लें 4 बजे के करीब, तो मैंने उसको एक चीज़ बोली थी और इस पे मैंने वीडियो भी जारी की थी। मैंने उसको बोला था कि अरशद, ये जो आपने थ्रो की है ना क्वालिफिकेशन में, आपकी थ्रो मेरे मुताबिक, चूँकि मैं एक कोच हूँ ना, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। मैंने कहा आपने चोपड़ा अपनी थ्रो पूरी फेंक चुका है, मैंने उसकी थ्रो देखी, उसने बहुत अच्छी थ्रो की है, वो अपनी थ्रो फेंक चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा उसमें कैपेसिटी है। तुम अपनी थ्रो पे फोकस करो, तुम्हारी थ्रो में अभी 40% थ्रो या 45% थ्रो अभी है। आप में अभी 40 से 45% थ्रो अभी है। तुमने अपनी थ्रो पे फोकस करना है और तुमने दूसरे एथलीटों के ऊपर फोकस नहीं करना। तूने जो थ्रो हमने कॉमनवेल्थ में फेंकी हुई है 9018, उस पे फोकस रखना है, उसको बेस्ट करना है। अगर तुम दूसरे दूसरे प्लेयर्स को फोकस करोगे तो तुम प्रेशर में आ जाओगे। अपनी थ्रो को फोकस करते हुए जो 45% या 40% की थ्रो इस वक्त अभी आप में बाकी है, तूने उसको निकालना है और वो उसमें कामयाब हो गया। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। मेडल के साथ इस वक्त हम ओलंपिक के रिकॉर्ड होल्डर भी जेवलिन थ्रो में। जी, और फयाज साहब देखें, एक दफा 90 लग जाए तो लोग शायद ये कहेंगे कि अच्छा दिन था, रन अप अच्छा हो गया, फॉलो थ्रू बैलेंस अच्छा था, इसलिए 90 क्रॉस कर गया लड़का। लेकिन 3 मरतबा करना और कल 2 मरतबा 90 का रिकॉर्ड क्रॉस करना, लैंडमार्क रिकॉर्ड करना, ये तो यकीनन बड़ी बात है और इस चीज की अभी भी निशानी है जो कि बहुत कंसिस्टेंट है वो। राइट, अभी भी जो उसकी थ्रो मैंने देखी है ना, ये जो उसने थ्रो की है 98.94, अभी भी इसमें थ्रो बाकी है, ये 95 प्लस कर सकता है। बल्कि मेरे मुताबिक ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर सकता है। जॉन लेस्नी का रिकॉर्ड है 98.45। जी, ये अगर पूरे वर्ल्ड में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त कर सकता है तो वो अरशद बिल्कुल बिल्कुल, और दुआ भी करेंगे। लेकिन फयाज साहब ये बताएं कि है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बहुत सारे लड़के हमारे यहाँ जो है वो नेशनल्स खेलते हैं, नेशनल चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन अरशद को वो क्या चीज़ है जो कि नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल ले गई और ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनवा दिया? वो क्या चीज़ है उसमें, ऐसी चीज़ें, खसूसियात हैं उसकी जो ये उसको चैंपियन बनाती है? जब 2015 में अरशद यहाँ पे आया लाहौर में, ये हम उस वक्त वापडा की रिक्रूटमेंट कर रहे थे अपनी लेस्को की। हमने ट्रायल्स रखे हुए थे, अरशद ने ट्रायल्स दिए, उसमें अरशद ने 54 से 55 मीटर थ्रो की। अगर मैंने जो इसमें थ्रो देखी थी, जो इसमें मैंने खेलते हुए इसको देखा, इसमें बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा करने की कुछ सलाहियत थी। तो मैंने इसको ट्रेनिंग स्टार्ट करी। हमने चंद दिनों में, कोई 20 दिनों में या 25 दिनों में, तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर हमने 66 मीटर कर ली। हम 66 से निकले, 1 डेढ़ माह के अंदर अंदर हमने 70 कर ली। तो हम उसी दौरान थोड़े दिनों के बाद नेशनल चैंपियनशिप होती है। नेशनल चैंपियनशिप के हम नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल हो जाते हैं। उसके बाद हम उसके बाद हम उसके बाद आपने देखा होगा कि हम सैफ गेम्स में गए हैं गुवाहाटी।
गुवाहाटी में हम लोगों ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया और सैफ गेम्स में हम लोग वहाँ पे तीसरे हो गए। ये 2016 की बात है। फिर 2016 के बाद हम लोग इस्लामाबाद चले गए हैं। इस्लामाबाद वर्ल्ड जो हो रही थी, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स बाकू में, आई थिंक सो ये 17 में हुई है या 16 के एंड में हुई है। तो उसमें हमने उस वक्त भी अरशद का ही मेडल था, किसी का मेडल नहीं था वर्ल्ड इस्लामिक गेम ये बाकू में। तो जब उधर से अरशद आया तो हमने अहद किया हुआ था, हमने वाइल्ड कार्ड पे नहीं जाना, ख़त्म करना है, हमने क्वालिफाई करके जाना है। ये कोच की और शागिर्द की आपस में कमिटमेंट होती है, एक चीज़। अच्छा, फिर हम जगार्ता गए एशियन चैंपियनशिप के लिए। जी। जगार्ता में एशियन गेम्स हुई थी। वो जो एशियन गेम्स में हम लोग मेडल लेके आए थे, वो मेडल तकरीबन हम 28 साल के बाद लेके आए। जगार्ता से एशियन गेम्स का सबसे बड़ा मेडल हम लेके, और वो भी अकेला अरशद ही लेके आया था। उसके बाद हमने एक बात जो मैं हमारा आपकी गुफ्तगू सुन के अखज़ करके आया हूँ, समझा हूँ, वो ये है कि वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। मतलब उन्होंने, आप बता रहे हैं, 54 55 से शुरू किया और फिर हमने कल देखा कि चंद सालों में वो 92 क्रॉस कर गए। लेकिन ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अरशद ने ये एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने पहली मर्तबा थ्रो किया सिलेक्शन के लिए 54 किया, और उससे बेहतर भी उस वक्त जैवलिन थ्रोअर मौजूद थे जिन्होंने शायद 64 या 65 किया था। लेकिन अरशद ने फिर आपसे 1 महीना मांगा कि आप मुझे 1 महीने दें, मैं अपनी थ्रो इंप्रूव करके दिखाऊंगा, और फिर 1 महीने बाद वो डायरेक्ट 55 से 65 तक चले गए थे। ये ट्रेनिंग मैंने ही उसको करवाई थी, मैं ही था उधर, और हमने इसको साबित किया। हम 70 पे गए, 70 से 78 पे गए, 80 पे गए, एशियन मेडलिस्ट हुए। और फिर हम जब सैफ गेम्स में गए हैं ये खटमंडू, उधर हमने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करके 86.38 करके, जबकि क्वालिफाइंग का जो उस वक्त उनका फिगर था 85.50 था। तो हम लोगों ने 86.29 किया। वापस आए, हम लोगों ने वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया था। हम लोग जब दोबारा आए हैं तो दोबारा हमने ईरान में जाके 86.38, यानी कि उस वक्त हम 90 मीटर के हो चुके थे। सही। हम उस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स से पहले 90 मीटर के हो चुके और थे। इस पूरे सिस्टम के खिलाफ जाकर उसने ये काम किया, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास जो एथलीट्स को प्रमोट करे, अच्छी सहूलियात दे। मैं इस पर आता हूँ फयाज साहब, लेकिन अरशद के छोटे भाई अलीम भी हमारे साथ मौजूद है। अलीम, आप बताइएगा, खुशी का समा तो है, जाहिर सी बात है, और मैंने ये सुना है, हमने ये सुना है कि आप भी ट्रेनिंग में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं और मदद करते हैं अरशद की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद भाई का ब्रदर भी हूँ और उनका शागिर्द भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर एक दोस्ताना तल्लुक़ के तौर पे रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग साथ ही करते हैं और आना जाना हमारा साथ ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दोनों भाई साथ ट्रेनिंग करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरह खुशी भी होती है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद भाई बाहर खेलने जाते, तो इसी तरह अगर हुकूमत जैसे क्रिकेट को अफोर्ड करती है, ऐसे हमें भी अफोर्ड करें तो इंशाल्लाह हम अच्छी ट्रेनिंग करें और अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद के साथ साथ हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये चीज़ कितना आपको मोटिवेट करती है कि अरशद की अनथक मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद की है उसने, लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा असासा है अरशद की कामयाबी के पीछे? जी देखा जाए कि पूरी कौम को और हमारी फैमिली को उन पे नाज है, फ़ख्र है। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ ट्रेनिंग करता रहूँ और हमने इतनी हार्ड गर्मी में और बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। तो मुझे उम्मीद था कि जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की तो अल्लाह हमें रायगा नहीं जाने देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब मैंने अच्छे भाई को अलविदा कहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा उम्मीद था और फ़ख्र था कि इंशाल्लाह इस बार ओलंपिक्स का मेडल भी आएगा और अच्छी थ्रो के साथ आएगा। ज़बरदस्त। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआएं की है और ये बताइए कि अर्शद भाई ने मौजूद की। प्रैक्टिस में 90 क्रॉस कर लेते हैं अरशद आराम से? नहीं सर, ट्रेनिंग में तो हमने सिर्फ फीलिंग लेनी होती है और चेक करना होता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कैपेसिटी है। ट्रेनिंग में तो हमने तकरीबन 70-80% हमने थ्रो करनी होती है और टेक्निक पे वर्क करना होता है। सही। और हमने वार्म अप पे करना होता है कि हमारा जो गलतियां हैं उनको हम रिपीट करें। और क्या सहूलियात थी जिसमें उसने अपना करियर बनाया है शुरू से लेकर अब तक? तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको घर वालों की सपोर्ट की तरफ से गए हैं और ख़ुद की मेहनत उनकी ज़्यादा थी, क्योंकि घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि उनको सपोर्ट कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक अच्छे स्पोर्ट्स को
ट्रेनिंग और चीज़ें मिलती हैं, वैसे सहूलियात नहीं थी, लेकिन ठीक था। उन्होंने अपनी मेहनत और एक लगन के साथ मेहनत की है। तो जैसे कहते हैं कि क्रिकेट वालों को आप सपोर्ट की जाती है, ऐसे बाकी गेमें भी हैं, जैसे हमारी हॉकी है, फुटबॉल है। इन गेमों में भी अगर इंटरेस्ट करें, उन पे जरूर। आप मेहनत करें, उनको फोर्ड करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेडल हैं। आप भी तैयार हैं? आपने कहा आप शागिर्द हैं उनके, तो आप भी तैयार हैं मतलब मुकाबलों के लिए? प्रैक्टिस खूब जारी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 60 मीटर माशाल्लाह की है। तो अभी हॉल फिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अर्शद भाई के साथ ट्रेनिंग की है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट पाकिस्तान में कंपटीशन आएगा, उम्मीद रखता हूँ कि उसमें अच्छा खेलूँ और अच्छा खेल के पाकिस्तान के लिए बाहर जाऊँ, उधर भी जाके अच्छा खेलूँ। चले, तो मैं उम्मीद है उम्मीद आप से भी फील जो है करता उनके हूँ कि- नक्शे कदम पे चले, बल्कि दुआ करते हैं आप उनसे बेहतर भी करें। आप हमारे साथ रहिएगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एथलीट्स को सहूलियत फराम करनी चाहिए ताकि एक अरशद नहीं कई अरशद पैदा करने के मौके उनको कम से कम दिए जाएं। राना मशहूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपको भी मुबारक हो पूरी कौम के साथ साथ। कल हमने देखा आप वजीर आजम के साथ बैठ के देख रहे थे ये जब ये मुकाबला चल रहा था। अब अरशद की जो फैमिली है वो भी यही कह रही है कि अरशद ने अपना वादा पूरा कर दिया, गोल्ड लेकर आ रहा है, ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। अब हुकूमत ने भी वादा किया था कि एथलीट्स के लिए एक हाई स्टैंडर्ड ग्राउंड बनाया जाएगा जहां पे वो आके प्रैक्टिस करें, अपने हुनर को बेहतर करें, ताकि ओलंपिक्स में हम 7 नहीं 700 अरशद भेजने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक बात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो है कि अरशद नदीम साहब जो हैं, इनको ब्रेक जो मिला था वो पंजाब यूथ फेस्टिवल से मिला था 2012 के अंदर, जो शहबाज शरीफ साहब ने कराए थे, और उसके अंदर बेतहाशा टैलेंट निकल कर आया था। फिर हमने 2014 में यूथ फेस्टिवल कराया। पाकिस्तान की जो विमेन हॉकी टीम सारी की सारी, कबड्डी की टीम, वॉलीबॉल की टीम, सारी यूथ फेस्टिवल से, और इस तरह की बेतहाशा टीमें, बेतहाशा प्लेयर्स जो हैं, शजर अब्बास जैसे लोग, वो यहाँ से निकल कर आए। लेकिन बदकिस्मती से फिर सियासत की नजर हो गया, नैब के केसेस बना दिए गए। उसके बाद यूथ फेस्टिवल्स जो हैं उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि नैब थी और मतलब एक तरह की वो एक जो बदकिस्मती से, तो उसके ऊपर फिर लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अरशद नदीम साहब को हमने एंगेज रखा। चंद दिन पहले भी जब इन्होंने जाना था तो इनके वीजास का भी इशू था, इनके कुछ जेवलिन नहीं लेनी थी उसका इशू था। तो वो सारे के सारे इश्यूज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मिले और उन्होंने इनके हल करा के दिए। जी। विजन हमेशा से शहबाज शरीफ साहब का जो रहा है वो यूथ को एम्पावर करने का है, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो फनी तालीम है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, और हमने करके दिखाया है हमेशा। दानिश स्कूल हो, लैपटॉप्स हो, राना साहब, स्कॉलरशिप ये बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है कि यूथ फेस्टिवल हो, लोगों को मौके मिले, लेकिन सिर्फ ये फेस्टिवल तक जिम्मेदारी नहीं होती ना। एक सिस्टम होता है जो बाकी ममालिक में भी है, जो एथलीट्स को प्रॉपर सहूलियात देता है, उनको मौके फराम करता है। उसका अभी भी हमारे यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। एथलीट्स अगर यूथ फेस्टिवल तक पहुंचते भी हैं मुकाबले के लिए, अपने बलबूते पे पहुंचते हैं। उसके बाद ये सब जेवलिन, यानी सोचें लड़का ओलंपिक खेलने जा रहा है और अब उसको वो इंटरनेशनल जेवलिन मिली है जिससे वो प्रैक्टिस कर रहा है, यानी उसने कॉमनवेल्थ खेल लिया, दूसरे टूर्नामेंट्स खेल लिए, लेकिन बेचारे के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जेवलिन नहीं थी। तो ये स्ट्रक्चर और सिस्टम को बेहतर करने की बात है। अरशद अगर यहां तक पहुंचा है, उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उसने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपनी डिटर्मिनेशन से यह हासिल किया है। हमें दूसरे एथलीट्स के लिए भी ये प्रोवाइड करना है, ये अच्छा सिस्टम। देखें, अब जो आप बात कर रहे हैं ना, दो पहलू होते हैं। एक होता है कि आप इवेंट्स क्रिएट करते हैं जिसमें टैलेंट निकल कर आता है। दूसरा होता है कि उस टैलेंट के लिए आप साजगार मौके पैदा करते हैं। तो हमारा तो एक बहुत बड़ा प्लान था जिसमें हम पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिम्नेजियम्स बना रहे थे, जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। आप उठाकर देखें, हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं पंजाब के, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम्स मिलेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेंगी। फिर हमने 4600 ग्राउंड्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके रख दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पर होता है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। 2017 में जब हमारे सफर को रोका गया तो उसके बाद तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को भी खत्म कर दिया गया 2020 में जाके, और जो एक स्ट्रीम चल रही थी प्लेयर्स के लिए, उस प्लेयर्स की स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। हम इस पे बिल्कुल ये नहीं कह रहे, ना बाकियों की तरह हम रोते हैं। हमारा रास्ता बार बार रोका गया है, हम बार बार उस सफर का सियासत की अभी नजर ना करें। अभी तो ये बताइए कि वो कहता है कि यार हमसे वादा था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, ग्राउंड बना के देंगे जहां एथलीट्स ट्रेन करें।
तो आप बताएं ये वादा हुकूमत पंजाब पूरा करने जा रही है? आज मरियम नवाज साहिबा ने अनाउंस कर दिया है मियां चन्नू के अंदर जो है बेहतरीन स्पोर्ट सिटी, और उसके ऊपर अरशद नदीम साहब से मेरी सुबह खुद बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी फोन, जिस वक्त हमने मिलाया तो प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त इनका फोन बंद था। बाद में मेरी इनसे बात हुई, हम इनको एक हीरोज वेलकम दे रहे हैं। इनकी जो जो डिमांड्स हैं, मतलब वो डिमांड्स उनकी अपनी जात की नहीं है, वो कौम के लिए हैं। बिल्कुल कौम के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट हम इस साल बहुत बड़ी फैन फेयर से करने जा रहे हैं। हम स्पोर्ट्स एकेडमीज बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस साल उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीजें जो आप कह रही हैं, जो वादे किए गए अरशद से, वो भी पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब। एक आखिरी कमेंट जरा आप भी कर दीजिएगा फयाज साहब, क्या जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसके करीब करीब भी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, या फिर ये डिपार्टमेंट्स जैसे वापडा है, दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, उसी वजह से बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं? अदरवाइज अगर ये डिपार्टमेंट्स भी ना हो तो फिर पता नहीं क्या उनका। इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त देखें, अरशद के ऊपर बात हो रही थी, इस वक्त पूरा पाकिस्तान, पूरी गवर्नमेंट, पूरी मशीनरी अरशद के साथ थी। अरशद को सपोर्ट किया, हर एक ने सपोर्ट किया, इसमें नो डाउट। और पूरे पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जेवलिन का कंपटीशन देखा है। इस पे हमें बड़ी खुशी हुई है, यकीन माने दिल से खुशी हुई है। बहुत बड़ी तब्दीली है इंशाल्लाह। हाँ, और आइंदा के लिए मुझे बड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे बड़े बड़े स्टेप लेगी और इस पे काम करेगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और चल भी रहे हैं जी। वालदा साहब, आपसे बस आखिरी सवाल, आखिरी बात पूछना ही चाहूंगा, कुछ आखिर में कहना चाहेंगी कौम के बच्चों के लिए? और मैंने आपकी वीडियो देखी, नीरज चोपड़ा के लिए भी आप बड़ी खुश हैं कि वो सिल्वर लेकर आया, वो भी आपका बेटा है। अल्लाह ताला वो भी मेरे, किस तरह मेरा बेटा अरशद नदीम है अभी, इस तरह ही वो है, और मैं उनके घर वालों को भी बीमार कर देती हूँ और चोपड़े से भी बीमार कर देती हूँ। ये तो हार जीत तो किस्मत की होती है यार। आगे चोपड़ा के ना मेडल जीता सी, ते ऐतकी अरशद नदीम ने मेडल जीत लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का उसने झंडा उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, और आप दोनों भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इससे हम आगे भी सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनको मौके नहीं मिलते। ये हुकूमतों का काम भी है, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, हुकूमतों को चाहिए कि प्रॉपर सिस्टम और स्ट्रक्चर बना के दे, ताकि ऐसा टैलेंट जब सामने आए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़े। ओलंपिक्स में हमने 25 करोड़ आवाम में से हम 7 भेज सके ओलंपियंस, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक्स में इससे ज़्यादा लोग जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और ज़्यादा मेडल्स लेकर आएँ। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला तो अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमती रहनुमाओं की तनकीद और अमल दरामद रोकने के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। 3 दिन पहले हुकूमत ने कौमी असेंबली और सेनेट से इलेक्शन एक्ट सेकंड अमेंडमेंट बिल मंजूर करवा लिया है, जिसका इतलाक 2017 से किया गया है, यानी जब से इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल हुआ था। इस बिल के तहत मुकर्रर तारीख तक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी, और आज़ाद अरकान असेंबली एक सियासी जमात से वाबस्तगी के ऐलान के बाद अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है, लेकिन अहम बात यह कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक अहम हुक्मनामा जारी किया है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नेशनल बैंक केस में अदालती फैसले में यह करार दिया है कि इंफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है। जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी एक असूल ही नहीं, बल्कि हुक्मरानी की कानूनी हैसियत की बुनियाद भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज एडवाइजरी नहीं होते। अदलिया के फैसले पर अमल दरामद कर्टिसी नहीं, बल्कि आइन की मंशा है। जस्टिस मंसूर अदालती फैसलों पर अमल दरामद पर हुक्मनामे में सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं, और दूसरी जानिब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने भी कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद की है, और इस फैसले से पैदा होने वाले सियासी बहरान की वजह सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीनने के फैसले को करार दिया है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि एक इदारा मुसलसल मुदाखलत कर रहा है। मुल्क में जारी बहरान अदलिया का पैदा करता है और अदालत ने इंतखाबी निशान छीन कर एक मुर्दा जमात में जान डाल दी है और अब कहते हैं कि फैसले में ऐसा कहा ही नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रिलीफ दिया है जो उनसे मांगा ही नहीं गया था। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अब दानली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, असल में हमने ये कहा ही नहीं। असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी बहरान की जिम्मेदारी अदलिया पर आयद कर रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा के 12 जनवरी के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम उम्मीदें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ही वाबस्ता हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट सेकेंड अमेंडमेंट की मंजूरी को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब केस टेकअप करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए।